हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, जहां पे फिर से मैं न्यूज़ कवर नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कि कैसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया बना और कैसे एक टाइम पे सबसे डेडलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी टेरिटरीज को कंट्रोल करती थी वो सारी टेरिटरीज उसके हाथ से चली गई। हालांकि एक ट्विस्ट भी है जो हमें पता है, इस साल के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 से भी पता चला है। बट उससे पहले, एज आई ऑलवेज से, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि यूएस लेड कोएलिशन और इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन चलाया और उन्होंने यह डिक्लेयर किया कि एक टॉप लीडर या फिर एक डेंजरस टेररिस्ट जो कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया से बिलोंग करता था, हमने उसको मार गिराया है एक प्रिसीजन एयर स्ट्राइक से। यह चीज निकल के आती है जिनका नाम बहुत बड़ा है, अब्दुल्ला मकी मुस्ले अल रिफाई, जिनको अबू खदीजा भी कहा जाता है। अब ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? इतने इंपॉर्टेंट ये इसलिए हैं कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे, लॉजिस्टिक्स में क्या खर्चा आएगा, लॉजिस्टिक्स की हैंडलिंग, साथ साथ में ग्लोबल लेवल पे हमें कैसे प्लानिंग करनी है और कैसे हमारे ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना है, वो सारे के सारे ये जो लीडर थे वो संभालते थे। इसलिए ये बहुत ज्यादा डेंजरस टेररिस्ट थे पूरे वर्ल्ड के लिए ही, क्योंकि ये टॉप लीडर थे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के। अब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के साथ में दिक्कत यह है कि 2019 के बाद में जब से इन्होंने टेरिटरीज लॉस्ट की हैं और ये अब अलग अलग रीजन, अलग अलग प्रोविंसेस में फैल चुके हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट तब से ही ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लीडरशिप स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। आपको याद होगा कि 2019 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस ने, जो स्पेशली मैं कहूं कि जिन्होंने सही में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया को बहुत बड़े लेवल पे बनाया और बहुत बड़े लेवल पे फैलाया, उनका नाम था अबू बकर अल बगदादी, जो कि एक रेड में मारे जाते हैं जब नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया के अंदर एक रेड की जाती है यूएस फोर्सेस के द्वारा। अब ये एक डेड एंड टनल में फंस जाते हैं जहां पे ये अपने आप को ही मार लेते हैं, अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि डेटोनेट एक्सप्लोसिव करता है और इनके साथ इनके बच्चे भी मारे जाते हैं। ये सारी चीजें निकल के आती हैं। अब इस न्यूज के बाद में ट्रंप जो है वो क्रेडिट लेते हुए नजर आते हैं कि हमने आईसिस लीडर को मारा है। ऑब्वियसली इराकी फोर्सेस ने भी इनकी हेल्प की है, कुर्दिश जो रीजनल गवर्नमेंट है उन्होंने भी इनकी हेल्प की है, और ये सारी चीजें निकल के बाहर आती हैं। यहां तक तो ये न्यूज थी, लेकिन आईसिस बना कैसे, सारी सिचुएशन अनफोल्ड हुई कैसे, कैसे इनके प्रोपेगेंडा, कैसे इनके प्रोग्राम्स ये सारे चलाए जाते थे। हालांकि कुछ निटिग्रिटीज या बारीकियां छूट जाएं तो उसके लिए माफ कीजिएगा, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम होता है जिसमें प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ता है। तो इसलिए अब शुरू करते हैं कि सिचुएशन चालू कैसे होती है। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रूथ सोशल, वहां पे ये साफ साफ कहा कि जो फ्यूजिटिव भगोड़ा था आईसिस का, उसको हमने मार गिराया, जिसको हम काफी सालों से हंट डाउन कर रहे थे, और अब नाउ द पीस इज थ्रू द स्ट्रेंथ। अब सबसे बड़ी बात, स्टार्ट करने से पहले एक और चीज, जब इराकी और यूएस फोर्सेस जहां पे ये जिस साइट पे ये एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई, वहां पे जब वो विजिट करते हैं तो वो पाया जाता है कि जो भी टेररिस्ट थे वो ऐसे सुसाइड वेस्ट पहने हुए थे, उन्होंने जैकेट पहने हुए थे जो अनएक्सप्लोडेड थे, और वहीं से उन्हें डीएनए मिलता है। और ये डीएनए जब वो मैच कराते हैं, जब उन्होंने पहले अर्लियर डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए थे, जब भी ये जो लीडर है खलदीजा नाम का जो लीडर है, उसको जब भी पकड़ने की कोशिश की जाती है या मारने की कोशिश की जाती थी तो वो भाग जाता था, एस्केप कर जाता था। तो वहां से जो भी डीएनए सैंपल्स लिए गए थे, उसको जब इन डीएनए सैंपल्स इस साइड से जो मिले उसको मैच कराया तो ये कंफर्म किया गया कि जो उनका टॉप डेंजरस टेररिस्ट है या लीडर है वो मारा गया है। और इससे पहले सीरिया और इराक ने ये प्लेज लिया था, प्रतिज्ञा ली थी कि हम आईसिस को कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं, और इसी वजह से ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। और आपको पता हो कि यूएस और इराक ने लास्ट ईयर ये अनाउंसमेंट किया था कि हम धीरे 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 जो हमने कोएलिशन बनाई थी, राइट, जिसमें कि आपके यूरोपियन एलिस थे, मिडल ईस्टर्न के एलिस थे, इन सब ने कोएलिशन बनाई थी कि हम कैसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया को हटा सकते हैं। उस धीरे धीरे उसको वाइंड डाउन किया गया, जिससे कि यूएस फोर्सेस जो हैं वो अब अपने कुछ बेसेस जो वहां बनाए गए थे उससे वो दोबारा वापसी कर रही हैं यूएस की तरफ। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि लगभग 2 दशकों से ये वहीं पे थे। अब आगे इसकी पूरी अच्छे से स्टोरी समझने से पहले एक एक चीज आपको बताऊंगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा कि कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है। अनअकैडमी आपके लिए लेके आया सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट, जिसमें कि आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आप स्कॉलरशिप सेट में टॉप करते हैं। तो साथ साथ में आपको आईपीएल मैचेस के लिए टिकट्स मिल सकती हैं, आईपैड, सैमसंग टैबलेट, स्मार्ट वॉच, बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिल सकती हैं। और अगर आप अनअकैडमी में कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो नीव 2028, जिसमें मैं इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी शुरू कर चुका हूं, अगर आप किसी भी एक बैच में एनरोल करते हैं तो आपको बाकी सारे बैचेस का एक्सेस फ्री मिल जाएगा। आपको मेरा कोड यूज करना है, यूवी पाजी वाला, YUVI, उन्होंने मार दी 50। और वैसे ही अगर आप सीसेट में अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि आपने जीएस1 में ज्यादा ध्यान दे दिया है, सीसेट में ध्यान नहीं दिया है, तो मधुकर सर अपना एक पर्सनलाइज्ड कोर्स लेके आए हैं ओनली फॉर 2999, जिसमें कि आप अपनी सीसेट की तैयारी कर सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं कि है क्या। अब मेरी बात सुनिए ढंग से, ठीक है। ये है अफगानिस्तान, एक तो पेन चेंज करना पड़ेगा बार बार। ये है अफगानिस्तान। अब आपको पता है कि 1979 के अंदर अफगानिस्तान के अंदर प्रो कम्युनिस्ट रिजीम थी, राइट। अब जो ये प्रो कम्युनिस्ट रिजीम थी,
इसको सोवियत यूनियन फेवर करता था। बट 1979 में सोवियत यूनियन जो है वो अफगानिस्तान के अंदर इन्वेड कर जाता है। अब इन्वेड इसलिए कर जाता है कि जो इनकी प्रो कम्युनिस्ट रिजीम थी उसके खिलाफ काफी सारे मुजाहिदीन खड़े हो गए थे, काफी सारे रेबल्स थे जो इस प्रो कम्युनिस्ट रिजीम को गिराना चाहते थे। अब उसका कारण यह था कि जो ये प्रो कम्युनिस्ट रिजीम थी ये इतने सारे मॉडर्न रिफॉर्म्स लेके आ रही थी अफगानिस्तान के अंदर जो कि वहां की जो सोसाइटी है वो पचा नहीं पा रही थी। और उसी वजह से मुजाहिदीन यानी वो लोग जो स्ट्राइव और स्ट्रगल करते हैं जिससे कि वो इस्लाम कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर सके, इस्लाम को प्रोटेक्ट कर सके, तो जब ये रिफॉर्म्स आ रहे थे तो इन लोगों को लग रहा था कि इस्लाम जो धर्म है वो खतरे के अंदर है और ये सारे के सारे जो लोग हैं वो एक अपने रेबल ग्रुप बनाते हैं जिन्हें मुजाहिदीन कहते हैं, जो कि सरकार के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। वहीं सोवियत यूनियन इन्वेड इसलिए करता है कि इस सरकार को बचाया जा सके। हालांकि वो बचाना नहीं चाहते थे, वो उस सरकार को टॉपल ही करना चाहते थे, गिराना ही चाहते थे और बाद में अपना एक और पपेट बिठाना चाहते थे वहां पे, लेकिन ये पॉसिबल हो नहीं पाया क्योंकि वो यहां पे साथ साथ में इस सरकार को भी गिराना चाहते थे सोवियत यूनियन, और जो आपके बाकी रेबल्स हैं मुजाहिदीन हैं उनको भी हटाना चाहते थे। और उसी तरह से यूएस जो है वो इन मुजाहिदीन को फेवर कर रहा था इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग देम इन आर्म्स एंड एम्यूनेशन, जिससे कि जो प्रो कम्युनिस्ट रिजीम है जो सोवियत यूनियन फेवर करता है वो गिर जाए। ये सारे के सारे सिनेरियोस थे। अब सऊदी अरेबिया से ओसामा बिन लादेन और जॉर्डन से आपका जरकवी जो कि आगे जाके अलकायदा इन इराक और इस्लामिक स्टेट इन इराक बनाएगा, जिसने की नींव रखी थी, बट शेप जो है वो दी थी आपके अबू बकर अल बगदादी ने। अब यहां से ये दोनों भी जाते हैं मुजाहिदीन, ये दोनों मुजाहिदीन जो हैं इस रेबल ग्रुप का हिस्सा बनते हैं और उसके बाद में जब सरकार गिर जाती है और उसके बाद में काफी अफगानिस्तान में हमें टर्बुलेंस टर्मोइल देखने को मिलता है और काफी इंसर्जेंसी रहती है वहां पे। और फिर आपको पता है कि एक टाइम के बाद में 1990s के आसपास 1988 और 1990s के आसपास यहां पे तालिबान की सरकार एस्टैब्लिश हो जाती है। अब जब ये सब होता है तो ओसामा बिन लादेन दोबारा सऊदी अरेबिया आ जाते हैं और ये अपने दोबारा जॉर्डन आ जाते हैं जब एक बार के लिए मुजाहिदीन में जाके ज्वाइन करते हैं। तो अब जो ये दोनों के दोनों हैं, ये दोनों के दोनों दोबारा से अराउंड आप कह सकते हो 2000 के आसपास ये अफगानिस्तान के अंदर जाते हैं, राइट। अब ये अफगानिस्तान के अंदर जाते हैं। अब आपको भी पता है कि 2001 के अंदर यूएसए जो है अफगानिस्तान के अंदर इन्वेड कर देता है। क्या कर दिया? अब यूएसए ने अफगानिस्तान के अंदर इन्वेड कर दिया। और क्यों किया? क्योंकि अलकायदा जो कि एक बहुत बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका लीडर था ओसामा बिन लादेन। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, जॉर्डन पे जब जकरवी गए थे तो उन्होंने भी कुछ कुछ ऐसी रेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी लेकिन वो फेल हो जाती हैं, वो इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। लेकिन ओसामा बिन लादेन अलकायदा बनाने में कामयाब हो जाते हैं और आपको पता है कि अलकायदा रिस्पॉन्सिबल था 9/11 अटैक के पीछे। उसकी वजह से यूएसए जो है वो अफगानिस्तान में इन्वेड कर देता है। और जब यूएसए अफगानिस्तान में इन्वेड करता है, क्यों? क्योंकि उन्हें एलिमिनेट करना था किसको? एक तो ओसामा बिन लादेन को, और ओसामा बिन लादेन को फेवर कौन कर रहा था? वो कर रही थी तालिबान की गवर्नमेंट, तालिबान की रिजीम। अब ये जाते हैं और उसके बाद में ओसामा बिन लादेन जो है पाकिस्तान भाग के आ जाते हैं उस टाइम पे। और जो आपके ये हैं, क्या नाम है, ये आपके जॉर्डन में जो थे जकरवी, ये आपके इराक में आ जाते हैं, राइट। ये कहां पे आ गए? अब इराक के अंदर आ गए और वहां से ओसामा बिन लादेन भाग जाते हैं। बाद में आपको पता है कि ओसामा बिन लादेन को यूएसए जो है एक स्पेशल फोर्स के तहत, स्पेशल ऑपरेशन के तहत मार देती है। लेकिन तालिबान गवर्नमेंट को वो रोक नहीं पाती, यानी तालिबान गवर्नमेंट को जो है वो कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर पाती। और फिर वो डिसाइड करती हैं 2021 के अंदर, आपको पता होगा कि हम जो है अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर रहे हैं। और उस टाइम पे तालिबान जो है एक्टिवली, और आप बोल सकते हो बहुत ही क्विकली, अफगानिस्तान की फोर्सेस अफगानिस्तान को ओवरटेक कर लेती हैं। और आपको याद होगा जब ये विड्रॉ कर रहे होते हैं तो काबुल एयरपोर्ट पे एक अटैक होता है, काबुल मॉन्स्टर जिसे कहा जाता है, जिसको बोला है अभी हमारे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, धन्यवाद भी दिया था पाकिस्तान को कि आपने बहुत हेल्प करी है उस काबुल मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए। वो भी इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस से था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। 2001 में हो गया, फिर ये 2002-2003 के आसपास इराक में चले जाते हैं। और अब क्या होता है? अब इराक में इन्वेड कर देता है यूएसए। अब जब इराक में इन्वेड कर देता है यूएसए, क्यों किया जाता है? क्योंकि उस टाइम पे होती है सद्दाम हुसैन की सरकार। और यूएस ये एलिगेशन लगाता है सद्दाम हुसैन की सरकार के ऊपर, जो कि एक सुन्नी होते हैं, उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं इराक जो है पोजेस करता है या वेपन बना रहा है, या फिर वेपन बना रहा है या डेवलप कर रहा है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम के लिए यूएस के लिए खतरा हो सकते हैं, उनके एलीज के लिए खतरा हो सकते हैं और इस पूरे रीजन के लिए खतरा हो सकते हैं। क्योंकि यूएस फोर्सेस का हमेशा से ऐसा रहा है कि कोई ना कोई ऐसा बहाना मिल जाए जिसकी वजह से हम किसी स्टेट में इन्वेड कर जाएं जहां पे भी हमें लगता है कि रीजनल इंस्टेबिलिटी आ सकती है, जैसा कि आपने अभी देखा। दूसरा, इन्हें बोला जाता है कि किस तरीके से ये सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, स्पेशली अलकायदा को। और उस टाइम पे जो है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो है यूएसए के द्वारा चलाया जाता है इराक के अंदर। वैसे ही अफगानिस्तान के अंदर जब क्या नाम है यूएसए इन्वेड करती हैं तो उस ऑपरेशन का नाम होता है ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, राइट। ये सारी चीजें चलाई जाती हैं यूएस में। अब जब इराक में उनकी सरकार गिरती है तो उसके बाद में काफी सारे रेबल्स, काफी सारी इंसर्जेंसी आती है जिसका फायदा उठाया जाता है जॉर्डेनियन जरकवी के द्वारा। और अब 2006 में जब अलकायदा वीक हो चुकी थी एक तरीके से, जिस तरीके से यूएस ने ऑपरेशन चलाया अफगानिस्तान के अंदर और जरकवी यहां से उभरते हुए नजर आ रहे थे, तो 2006 के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका नाम होता है अल कायदा इन इराक, राइट। क्या नाम होता है? अल कायदा इन इराक।
हालांकि इन दोनों के जो आइडियोलॉजीज थी, गोल्स थे, वो डिफरेंट थे, बट प्रेजेंटली सिचुएशन के हिसाब से ये अलकायदा इन इराक बना लेते हैं 2006 के अंदर, राइट। अब आपको 2006 तक आपको समझ में आ गया कि ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अब होता क्या है, इराक के सुन्नी होते हैं वो क्या करने लग जाते हैं, रेजिस्ट करने लग जाते हैं अलकायदा इन इराक को, और उसी टाइम पे यूएस की जो फोर्सेस हैं वो एयर स्ट्राइक्स करके ज़रक़वी को मरवा देती हैं। अब 2011 में क्या होता है, जो यूएस की फोर्सेस हैं वो इराक से विड्रॉ कर लेती हैं, और 2011 में आपको याद होगा 2011 में एक निकला था अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग का मतलब है कि काफी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में आपको प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट देखने को मिले थे, जिसमें होता यह है कि उसमें जो भी डिक्टेटर्स होते हैं उनकी सरकार को गिराया जाता है, काफी लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके के माहौल बन जाते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, जिसमें आपको इजिप्ट में देखने को मिला, तुनिशिया में देखने को मिला, लीबिया में देखने को मिला, और वैसा ही देखने को मिलता है सीरिया के अंदर। अब उस टाइम पे सीरिया के अंदर सरकार होती है बशर अल असद की, जो कि काफी ऐसे कड़े स्टेप्स लेते हैं जिससे कि इन प्रोटेस्टर्स को दबाया जा सके। अब इन रेबल्स को, यानी जो रेबल्स प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, तो असद को लगता है कि जिस तरीके से मैं इनको दबा रहा हूं, सप्रेस कर रहा हूं, कहीं ना कहीं वर्ल्ड की नजरों में मैं आ रहा हूं, और मैं क्या करूंगा, मैं पूरा वर्ल्ड जो है अब सीरिया के अंदर इंटरवेन करेगा, तो ये अपने प्रिजनर से जिहादिस्ट को छोड़ देते हैं। और जब ये जिहादिस्ट इन फोर्सेस का हिस्सा बनते हैं और इस पूरे जब हिस्सा बन जाते हैं, तो वर्ल्ड की नजर जो है वो इस तरफ आ जाती है। और उसी टाइम पे 2013 के आसपास जो अबू बकर अल बगदादी हैं, वो इस्लामिक स्टेट इन इराक जो है उसको फैला देते हैं, और 2014 में बता देते हैं कि हमारा मकसद है कैलिफेट को एस्टैब्लिश करना, जिसके बारे में मैं आगे बात करता हुआ नजर आऊंगा। और जब सीरिया में ये रेबल्स ज्वाइन कर रहे होते हैं, जिहादिस्ट चल रहे होते हैं, तो वहां पे अबू बकर बगदादी अपने एक टॉप डेप्यूटी को सीरिया में भेज देते हैं, और वहां से बनता है जबात अल नुसरा फ्रंट, राइट। बट आने वाले टाइम पे जबात अल नुसरा और अलकायदा जिस तरीके से इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया पावर ग्रैब करता हुआ नजर आता है, टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करता हुआ नजर आता है, और ब्रूटल इंसिडेंट्स करता हुआ नजर आता है, तो ये जो है अपने आप को इनसे अलग कर लेते हैं, और उसके बाद में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया में ना तो जबात अल नुसरा का कोई इन्वॉल्वमेंट होता है और ना ही अलकायदा का कोई इन्वॉल्वमेंट होता है। ये सारी चीजें थी जो आपको समझना जरूरी थी ब्रीफली। ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इनका स्प्रेड होता है। तो अब आईसिस, जो कि आपको पता है कि एक वेल नोन टेररिस्ट ग्रुप है, जब यूएस की फोर्सेस ने 2003 में इन्वेड किया था, और बाद में ये 2010 तक पावरफुल बन जाते हैं। 2003 में इन्वेड किया था सद्दाम हुसैन की सरकार गिराने के लिए, उसके बाद में हमें काफी सारी इंसर्जेंसी रेबल्स देखने को मिलते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। अब ये जो ग्रुप है अपने वायलेंट एक्शंस, ब्रूटल एट्रोसिटीज, ब्रूटल सप्रेशंस और स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा फैलाना, जिसमें सोशल मीडिया का यूज करना, यूथ को रेडिकलाइज करना, और जो इनके फाइनेंसिंग मेथड्स हुआ करते थे वो भी काफी डिफरेंट हुआ करते थे, और ये सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात है कि ये सुन्नी मुस्लिम्स को ज्यादा फेवर करते थे, क्योंकि इट वाज ए सुन्नी ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें यह क्या करते थे, जो भी बाकी मुस्लिम्स हैं, जो कि शिया मुस्लिम्स हैं, शिया सेक्ट्स के या बाकी किसी सेक्ट्स के, तो उनको एलिमिनेट करना, या फिर साथ साथ में जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो कैलिफेट नहीं एस्टैब्लिश करने थे, उनको एलिमिनेट करना, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और अब हम, वैसे मैं आपको सब बता चुका हूं, लेकिन इस्लामिक स्टेट जो है 2014 में ये डिक्लेयर कर देता है कि हमारा मकसद ये है कि हम कैलिफेट को एस्टैब्लिश करेंगे। अब कैलिफेट का मतलब है कि एक ऐसा स्टेट जो कि गवर्न किया जाएगा, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो होगा विद इस्लामिक लॉ, जिसे हम कहते हैं शरिया। और ये किसके द्वारा किया जाएगा, उन लोगों के द्वारा जिसको अल्लाह ने डेप्यूटी बना के यहां पे धरती पे भेजा है। तो अल्लाह का रूल चाहता है वो धरती पे, जिन्हें हम कैलिफेट कहते हैं, और यहां पे अल्लाह का रूल होगा जिसे हम कैलिफेट कहते हैं। यानी कि ऐसा हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे जो कि शरिया लॉ से गवर्न होगा। और ये साथ साथ डिमांड करते हैं कि जितने भी मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, वो हमारे लीडर यानी कि अबू बकर अल बगदादी जो है उनके साथ में एलिजेंस स्वेयर करें, यानी कि वो उनसे जुड़ते हैं, उनको मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, और जो भी टेरिटरी हमारे आसपास अंदर कंट्रोल है वहां पे वो माइग्रेट करें। और साथ साथ में ये जितने भी जिहादिस्ट ग्रुप हैं उनको भी ये वर्ल्ड वाइड ये बोलते हैं कि उन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ये सुप्रीम अथॉरिटी। हालांकि काफी जो लोग हैं वो इस चीज सुप्रीम अथॉरिटी को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, और काफी ऐसे फैक्शंस होते हैं, जैसे अलकायदा नेटवर्क के जो राइवल्स होते हैं वो भी इनको ज्वाइन कर लेते हैं। और 2015 के आसपास इनकी ये लगभग टेरिटरी थी आईएस कंट्रोल इस्लामिक स्टेट की। ये देखिए सीरिया में देखिए, राका जो कि बहुत बड़ी कैपिटल है, बहुत बड़ा एक क्या बोल सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रीजन है। अब जैसे मैंने आपको बताया, अब मैं पहले आपको स्टोरी बता चुका हूं, अब जब दिखा रहा हूं कि इस्लामिक स्टेट जो है वो अपने रूट्स ट्रेस कर सकता है टू द लेट अबू मुसाब अल ज़रक़वारी, जो कि जॉर्डेनियन थे। मैंने आपको बताया जब यूएस लेड इन्वेशन होता है इराक के अंदर, तो ज़रक़वी जो है ओसामा बिन लादेन के साथ में मिलकर एक अलायंस बनाते हैं जिसका नाम है अलकायदा इन इराक, जो मैंने आपको बताया 2006 के अंदर बनती है। और उसके बाद में ये देखिए, ये आपके ज़रक़वी हैं। और फिर 2006 में जब इनकी डेथ हो जाती है तो इस्लामिक स्टेट जो इराक है वो कमजोर भी हो जाता है, जिस तरीके से यूएस ने मिलिट्री एक्शंस लिए थे, और जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि इराक के अंदर ऐसे सुन्नी ट्राइबल ग्रुप्स बन गए थे, ऐसे अवेकनिंग मूवमेंट चालू हो गए थे। इन दोनों की वजह से जो है इनके वायलेंस को अपोज किया जाता है। जिस तरीके से ये वायलेंस करते हैं, इनका वायलेंस करने का तरीका बहुत अलग होता था। अब अबू बकर अल बगदादी जो कि 2009 में इसको ज्वाइन करते हैं, लेकिन 2 साल के लिए उनको एक प्रिजन में यूएस में एक प्रिजन होता है, वहां पे कैद कर लिया जाता है, लेकिन उसके बाद में वो एस्केप कर लेते हैं, और फिर ये लीडर बनते हैं 2010 के अंदर। और 2013 के अंदर आईएस जो है फ्रीक्वेंट अटैक्स करता है इराक के अंदर, और जब आईएसआई
सीरियन सिविल वॉर को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये एक ग्रुप बनाते हैं जबहत उल नसरा फ्रंट, जिसके बारे में बात कर चुका हूं, क्योंकि ये अपने एक डेप्यूटी को, जिस टाइम पे अरब स्प्रिंग चल रहा था, सीरिया में क्राइसिस चल रहा था, सीरिया में सिविल वॉर चल रही थी, तो अपने डेप्यूटी लीडर को भेजते हैं और रेबल ग्रुप के साथ में एक फ्रंट बनाते हैं जिसका नाम था जबात अल नुसरा फ्रंट। और फिर उसके बाद में 2013 में बगदादी जो है, जितनी भी इनकी फोर्सेस होती हैं इराक के अंदर या फिर सीरिया के अंदर, उनको मर्ज करके ये इस्लामिक स्टेट इन इराक बनाते हैं। और हालांकि मैंने बताया अलकायदा और ये रिजेक्ट कर देते हैं इसकी जो भी फाइटर्स हैं, कुछ अल नुसरा फ्रंट को छोड़ के आईसिस को ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये जो इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं उनको ऑक्यूपाई करने लग जाते हैं, जैसे कि फलूजा को विद द हेल्प ऑफ लोकल फाइटर्स ये टुक ओवर कर लेते हैं। 2014 के अंदर मोसून को कैप्चर कर लिया जाता है। फिर उसके बाद में एंड ऑफ जून 2014 आईएसआई अपने आप को एक कैलिफेट डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसको मैंने बोला, और अपना नाम रख देते हैं ये इस्लामिक स्टेट, राइट। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इनकी टैक्टिक्स इतनी ब्रूटल क्यों है? पहली चीज, इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो एकदम स्ट्रिक्टली एडहेयर करते हैं एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशन ऑफ सुन्नी इस्लाम, और इसकी वजह से ये अपने आप को ट्रू बिलीवर्स मानते हैं। और जो लोग ये चीज नहीं मानते हैं तो ये क्या कहते हैं कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो अनबिलीवर से बना हुआ है और हम उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि हम यहां पे कैलिफेट एस्टैब्लिश करने आए हैं, जिससे कि अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं, मुस्लिम्स हो या नॉन मुस्लिम्स हो। और इसी वजह से अलकायदा और अल नुसरा फ्रंट जो इनसे अलग हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप मुस्लिम्स पे भी अटैक करोगे तो जो मुस्लिम्स के लोगों में जो मुस्लिम लोगों के जो दिल हैं उनके अंदर आपके लिए सिर्फ नफरत ही नफरत होगी, इसलिए वो अलग हो जाते हैं। ये बीहिडिंग्स करते हैं, क्रूसिफिकेशन करते हैं, मास शूटिंग्स करते हैं, और ये जस्टिफाई करते हैं इन सारी चीजों को, इन सारी एट्रोसिटीज, इन सारे अत्याचार को बाय साइटिंग कुरान और हदीथ। बट मुस्लिम जो है उनको डिनाउंस कर देते हैं। अब अगर मैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, तो देखेंगे कि प्रॉपर एक गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, जैसे कि इनके ऊपर स्टेट की तरह फंक्शन किया करते थे, जैसे गवर्नर्स, पुलिस फोर्सेस, टैक्सेशन सिस्टम, और जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया लॉ, जो शरिया लॉ है, जो इस्लामिक लॉ है, उसका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया जाएगा और लोगों को उसी हिसाब से पनिशमेंट दी जाएगी, जैसे कि पब्लिक एक्सक्यूशन हो गया, एम्पुटेशन हो गया, किसी का पांव काट दिए, किसी का हाथ काट दिए। और ये इनका प्रोपेगेंडा और ग्लोबल इन्फ्लुएंस तो इतना खतरनाक था, इनकी खुद की मैगजीन्स हुआ करती थी, सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जिससे कि यूथ को रेडिकलाइज करके, और बहुत सारे ऐसे यूथ जो शायद अनएम्प्लॉयड थे, जो शायद फ्रस्ट्रेटेड थे, जिनको इस पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन से अलाइन होते थे, उसके गोल से, वो सारे आते थे। और ऐसा नहीं था, नॉर्थ अमेरिका से भी आ रहे हैं, इंडिया से भी काफी लोग जा रहे हैं, यूरोप से भी जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों से देखने को मिलता था। और इन्हीं के बाद में हमें काफी सारे लोन वॉल्फ अटैक देखने को मिलते हैं, जहां पे अकेला इंडिविजुअल सब कुछ प्लान करता है, बस उसकी एक भावना और एक एलिजियंस होता है उस ऑर्गेनाइजेशन को लेके, बट उसका कोई डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होता। और ये लोन वॉल्फ अटैक्स यानी कि एक अकेला इंडिविजुअल सब कुछ प्लान करके आपको अटैक देखने को मिलते हैं, यूरोप में, यूएस में, एशिया में, ये सारी चीजें। अब मैं इनकी इकोनॉमी और फाइनेंसिंग की बात करूं तो ये जो सीरिया और इराक के अंदर ऑयल फील्ड्स थी, उनको क्या नाम है कंट्रोल किया करते थे, उनके ऊपर इनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता था, जहां से ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते थे। फिर उसके बाद में रेवेन्यू जनरेट करते थे, जैसे वो लूट करना हो, टैक्सेशन करना हो, एक्सटॉर्शन हो, किडनैपिंग हो, इन सारों से इनका इकोनॉमी और फाइनेंसिंग चलती थी। और ब्रूटैलिटी और टेररिज्म की अगर बात करूं तो मास लेवल पे एग्जीक्यूशन करना, जीनोसाइड देखने को मिलते थे, स्पेशली अगेंस्ट क्रिश्चियंस या फिर यजीदीज जो लोग होते थे। फिर एंशिएंट हेरिटेज साइट्स को लूटना, वहां को डिस्ट्रॉय कर देना। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख पाओगे सीरिया के अंदर पेलमीरा है, जिसका मैंने आपको बताया है। फिर ग्लोबल रिस्पांस और मिलिट्री कैंपेन्स चले, जिसमें आपको देखने को मिलता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये डिसाइड किया, जिसमें यूएस लेड कोलिशन, जिसमें कि आपको मिडिल ईस्ट में जो इनके एलीज थे, जो वेस्टर्न एलीज थे, जहां पे आपको इराक, सीरिया, कुर्दिश रीजनल गवर्नमेंट, ये सारे के सारे आएंगे, जहां पे एयर स्ट्राइक्स टारगेट की जाती है, जिससे कि आईएसआईएस फाइटर्स को, उनके लीडर्स को, उनके रिसोर्सेज को अटैक किया जा सके। और इराकियन और सीरियन फोर्सेस, स्पेशली कुर्दिश फोर्सेस की वजह से जो भी इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड होते हैं, उनको धीरे धीरे कैप्चर किया जाता है, जिसमें कि बैटल ऑफ मोसूल होती है, बैटल मोसूल को कैप्चर कर लिया जाता है, राका को कैप्चर कर लिया जाता है, और 2019 तक आईसिस जो है अपनी लगभग सारी की सारी टेरिटरी को लॉस कर लेता है। और स्पेशली जो उसका लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड था बगोस सीरिया के अंदर, वो यूएस बैक्ड फोर्सेस के द्वारा कर दिया जाता है। और आज की अगर मैं बात करूं तो हालांकि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ने जितनी उनके पास टेरिटरी थी एक टाइम पे, जितना आज यूनाइटेड किंगडम के पास में टेरिटरी है, उतनी टेरिटरी इनके पास में हुआ करती थी आज, लेकिन इनके पास में टेरिटरी नहीं है। बट अब इनके जो फ्रेगमेंट्स हैं, इनके जो टुकड़े हैं, वो अलग अलग रीजन में फैल चुके हैं, चाहे से वो फिलीपींस हो, श्रीलंका में आपको याद होगा ईस्टर बॉम्बिंग पे अटैक हुआ था, इंडोनेशिया पे अटैक हुआ था, सऊदी अरेबिया, और इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन एंड प्रोविंस, जिसमें कि अफगानिस्तान के कुछ पार्ट्स आते हैं, ईरान के कुछ पार्ट्स आते हैं, पाकिस्तान के कुछ पार्ट्स आते हैं, सेंट्रल एशिया का कुछ पार्ट आता है, उसे हम खुरासन प्रोविंस कहते हैं, वहां पे भी ये रूल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको अलग अलग जगह पे रूल करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसीलिए आपको अलग अलग जगह पे अटैक देखने को मिलते हैं, जैसे वो श्रीलंका में ईस्टर बॉम्बिंग अटैक हो, पेरिस में अटैक हुआ, इस तरीके के आपको अटैक देखने को मिलते हैं। और अफ्रीका में तो ये बहुत ज्यादा अपनी जड़ें फैला रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हो कि बोको हराम का एक फैक्शन है कॉल्ड इस्लामिक स्टेट्स वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस, वहां पे इनकी पकड़ है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इनकी पकड़ है। इस तरीके से इनकी पकड़ जो है वो बढ़ती ही जा रही है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ब्रीफली मैंने बताया कि किस तरीके से यूएस और इराकी और कुर्दिश रीजनल गवर्नमेंट ने उनके टॉप लीडर को मार गिराया है, और कैसे
जो है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया 2019 से ही लीडरशिप मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, बहुत ज़्यादा उन्हें परेशानी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस हो रही हैं, और तब से लेकर ये जो जिनके इनके पास जो टेरिटरी थी वो अब ये टेरिटरीज लॉस कर चुके हैं और अलग अलग रीजन्स में अब अवेलेबल हैं। इसीलिए अब कहा जाता है कि अब ये आप नहीं कह सकते कि एक बहुत बड़ी टेरिटरी को रूल करते हैं, बट ये प्रोविंसेस में रूल करते हैं। और फिर मैंने कैसे बताया कि कैसे यूएस, कैसे रशिया, कैसे इनकी पूरी की पूरी फॉर्मेशन होती है, क्या इस्लामिक स्टेट का मतलब है, खलीफेट का मतलब क्या है, क्या इनका प्रोपेगेंडा होता है, कैसे ये रिक्रूट करते हैं, कैसे इनकी फाइनेंसिंग होती है, कैसे इनके खिलाफ ऑपरेशन चलाए गए, और साथ साथ में आप कह सकते हो कि इस्लामिक स्टेट कैसे बना। तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया फ्लैट 9,999 रुपीज़ अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो। वैसे ही आप 2025 का अगर रिवीजन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 मंथ रिवीजन बैच है जिसको आप 3,999 में अवेल कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारे 300 MCQs पर सब्जेक्ट हैं, ये हम MCQ टाइप प्रैक्टिस एक कोर्स लेके आए हैं जस्ट 1499 में, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसमें एनरोल कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।